बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हमें एक दिन ज़रूर लौट कर जाना है, जिसके हुज़ूर हमें एक दिन ज़रूर पेश किया जाएगा, जहां पर हम नहीं बल्कि हमारे अमाल बोल रहे होंगे। उस पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर आज रात बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई और तहरीक इंसाफ के साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ को जोड़ा जा रहा है। ये कंट्रोवर्सीज़ जमात के अंदरूनी इख्तलाफात से मुतल्लिक हैं, पार्टी के इस्तीफ़ों से मुतल्लिक हैं और फिर बुशरा बीबी का जो इस जमात के अंदर किरदार है उससे रिलेटेड हैं। व्यूअर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप से किस किस्म की आवाज़ें उठ रही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब करना क्या है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है और पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त किसकी प्रॉक्सी बनी हुई है, इसका एक मुकम्मल जायज़ा मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर जो शहादतें हुई पिम्स हस्पताल के अंदर, पाकिस्तान का मीडिया इन्हें रिपोर्ट नहीं करता, जो रिपोर्ट करता है उसे ख़ुद ख़बर बना दिया जाता है। BBC ने इसके ऊपर एक मुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट जारी की है, इसे भी शायद पाकिस्तान के अंदर बैन कर दिया जाए। लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर डॉक्टर्स ने उस रात क्या देखा, एक एक बेड के ऊपर जो ज़ख्मी लाए गए उन्हें किस किस्म की इंजरीज थी और डॉक्टर्स ये बताते हुए क्यों उनकी आंखों में आंसू आ गए, इसका भी हाल अहवाल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का मामला असल में ये है क्या, और फजल रहमान साहब ने पाकिस्तान के जर्नैलों को पुकारते हुए क्या कहा और उनकी छाती पर लगे हुए जो सोने के बिल्ले थे उनके मुतल्लिक वो क्या कहते हैं, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन व्यूअर्स, जो सबसे अहम खबर है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसे इस वक्त खबर बनाया जा रहा है। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर हुकूमत की कारकर्दगी पर कोई बात नहीं करता। हुकूमत ने अपने इस टेन्योर में, जो इससे पहले या आज का, कितनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आई, हमें एक बड़ी स्टेटमेंट सुनने को मिलती है कि तरक्की हो रही है, पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी आ रही है। लेकिन क्या फैक्ट्स ऐसे ही हैं? हकाइक मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को एक बुनियाद बनाकर मुसलसल हमें कहा जाता है कि देखें पाकिस्तान में तरक्की हो रही है, स्टॉक मार्केट तारीखी सतह पर इस वक्त मौजूद है और कौम को मुबारक हो, ऐसी तरक्की हमने पाकिस्तान के अंदर पहले नहीं देखी। ये शायद लोग भूल जाते हैं कि पाकिस्तान की आवाम, आम आदमी की इन्वेस्टमेंट स्टॉक एक्सचेंज के अंदर नहीं है, बल्कि वो आम आदमी आपकी असल इन्वेस्टमेंट है, आपका असल सरमाया, जिसे आप भूल कर बैठे हुए हैं। लेकिन इस पूरी हकीकत से मुंह छुपाते हुए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस वक्त क्रैक डाउन किया जा रहा है, उस खबर यह है कि नैब की टीम को तैयार किया जा रहा है और नैब करेगी क्या, वो बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के लिए पहले भी कोशिशें करती रही और अब दोबारा पेशावर पहुंची है। खबर के मुताबिक 190 मिलियन पाउंड केस पे वारंट जारी होने की बुनियाद पर बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया जाएगा और चेयरमैन नैब की हिदायत पर बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के लिए टीम जो है वो तश्कील दे दी गई है। नैब KPK की टीम को भी मुकम्मल ताउन की हिदायत जारी की गई और नैब टीम KP पुलिस की मदद भी हासिल करेगी। आपने एक बात याद रखनी है कि इससे पहले भी जो KP पुलिस थी, उनके IG की तरफ से, क्योंकि IG का ताल्लुक वफाक से है, तो उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया और इस सर्कुलर में लिखा गया कि जो कोई भी जाएगा इस्लामाबाद वो नौकरी से हाथ धो बैठेगा। और अब अगर नैब पुलिस से मदद मांगती है तो ऑब्वियसली वो तमाम लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालफिन हैं, ऑब्वियसली पुलिस के अंदर भी मौजूद होंगे, उन्हें बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जो इंटरेस्टिंग बात इसके अंदर ये है कि उन्होंने एक हिफाजती ज़मानत ले रखी है और पेशावर हाई कोर्ट से, तो इसके बावजूद अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो ये तौहीन अदालत भी होगी। लेकिन जो नैब है वो पूरी तैयारी करके आ रहा है, रियासत अपना पूरा जोर लगा रही है और कोशिश ये की जाएगी कि बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया जाए। देखना ये होगा कि अली अमीन गड्ढापुर और बाकी लोग जो इस वक्त एक सियासी इख्तलाफ रखते हैं और जो खबरें आ रही हैं बुशरा बीबी के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में, वो खबरें हमें बताती हैं कि कहीं ना कहीं इख्तलाफ पाया जाता है, कहीं ना कहीं हार्श जो जुमले हैं उसका तबादला भी हुआ
और लोगों ने इस्तीफे देने की धमकी भी दी। अब इसमें कितनी सदाकत है, अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ ज़राए हैं, पेशावर के अंदर मेरी 3-4 लोगों से बात हुई और मैंने तीनों जो सोर्सेज थे उनकी खबरों को कंपेयर किया जो पाकिस्तान में रिपोर्ट हो रहा था, तो आप यकीन करें कहीं से भी कोई एक ऐसा तासुर नहीं मिला कि ये गलत रिपोर्टिंग हो रही है। हार्श जुमलों का तबादला हुआ, जो एहतजाज की एक बाकायदा जिस पर तनकीद की जा रही है जो हिकमत अमली थी उसके ऊपर भी तबादला ख्याल हुआ। सवालात पूछे गए जो एब्सेंट थे इस पूरे एहतजाज से, जो एक नेचुरल सी बात है। अगर कोई गायब है तो पूछा जाएगा ना कि भाई कहाँ थे और तुम गिरफ्तार नहीं हुए तो समझ छुप के बैठे थे या फिर कोशिश नहीं की। तो लाहौर की क़यादत ने बड़ा मायूस किया जी। हमाद अजहर साहब नज़र नहीं आए, मियां असलम इकबाल साहब नज़र नहीं आए, हमें पंजाब की जो अपोजिशन लीडरशिप थी वो हमें नज़र नहीं आई, हमें कोई भी नज़र नहीं आया। आपने ये जितनी जो लोग निकले हैं इनकी वीडियोस के अलावा, 1-2 लोगों की वीडियोस के अलावा आपने किसी को देखा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, आप उस वोट बैंक को इस्तेमाल नहीं कर सके। और अब ये तमाम सवालात इनकी अपनी जो मीटिंग्स हैं उनमें ये पूछे जा रहे हैं। एक दावा ये किया जा रहा है कि बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया जाएगा और ये नैब की तरफ से जो कार्रवाई की गई, जिसका हुक्मनामा दिया गया, उससे पहले फैसल वाबडा जो हैं वो कह चुके हैं, वो कहते ये हैं कि जी इमरान खान की ज़िंदगी का सौदा करके ये सारी ज़िंदगी सियासत करना चाहते हैं। मौजूदा आर्मी चीफ ने बतौर DG ISI बुशरा बीबी की करप्शन के सबूत इमरान खान को दिखाए, मगर उनके आंखों पर पट्टी बंधी थी। जनरल फैज़ नेटवर्क बुशरा बीबी की इतलात देता, जिसे जादू टूने का नाम दिया जाता। बाद में बुशरा बीबी जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने से रोकने के लिए जनरल फैज़ की प्लानिंग का हिस्सा थी। अच्छा, मैं आपको ना ये बात ज़रूर मैं आपको बता दूं कि जब ये फैज़ साहब का नाम भी उस लिस्ट में शामिल था तो ये कोशिशें हुई थी और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, लोगों ने जोर लगाया। और इसकी बुनियादी वजह ये जो 4-5 नाम आते हैं ना, ये सिर्फ अच्छी और बड़ी दलील और जेन्युइन दलील नहीं हो सकती। जब आप 4 लोगों के नाम देंगे ना तो हर बंदे की ख्वाहिश होगी, ये तो नहीं हो सकता ना कोई कहे कि यार मैं आर्मी चीफ नहीं बनना या मैं कोशिश नहीं करूंगा। तो ये जोर लगा, ये हर तरफ से जोर लगा। उस वक्त एक साहब थे जिनका नाम इसी लिस्ट में शामिल था, वो बताया ही जाता था कि ये जरदारी साहब के बहुत करीब हैं और शायद इनको आर्मी चीफ बना दिया जाए। उनके हवाले से भी लॉबिंग हुई, जनरल फैज़ के हवाले से भी लॉबिंग हुई और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लॉबिंग जनरल फैज़ साहब खुद करते रहे। मुझे आज भी बरतानिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस वक्त एक्टिव थे, उनके फ़ोन आते रहे कि ये होना है, ऐसे नहीं बोलना। और फिर दूसरा, आर्मी चीफ जो इस वक्त मौजूद हैं, इनके खिलाफ भी एक पूरी लॉबिंग जो थी वो होती रही है और ये होती रही है। इसकी वजह ये तमाम लोग नहीं हैं, इसकी वजह ये है कि जब आप कहते हैं ना कि ये फैसला पाकिस्तान का सियासतदान करेगा या आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का फैसला जो है वो 4 में से किया जाएगा, तो असल में ये प्रॉब्लम है। अगर ये कानून बना दिया जाए कि जो भी सीनियर मोस्ट होगा वो अगला आर्मी चीफ होगा या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो ये मामला ख़त्म हो जाता है। लेकिन नहीं, सियासी जमातें इस कुर्सी को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती हैं, चाहे वो कोई भी हो। जनरल बाजवा के दौर में क्या ये सब कुछ नहीं हुआ? आज कहानी आप सुन लें, क्या कहते हैं जी कि सूसर साहब की इजाज़त से हुआ। तो इस मुल्क की ये बदकिस्मती है, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, इसमें इन सियासतदानों का कसूर है जो इस कानून को बदलने नहीं देते। आज आप देख लें, किसी की मर्जी से कानून बदल दिया ना आपने, क्या कानून बदलाया कि आर्मी चीफ की तरह इसकी भी, चीफ जस्टिस की भी तैनाती ऐसे ही होगी, यानी सियासी जमातें कंट्रोल करेंगी। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, लॉ एंड इन्फोर्समेंट और बाकी जो इदारे हैं वहाँ की अपॉइंटमेंट्स में सीनियरिटी को मद्देनज़र रखना चाहिए था। यहाँ पर जो एक तरीक़ाकार, ये सियासी जमातों के जो केसेस हैं, अब आप देखें ना, सक्खर बेंच बन गया, हैदराबाद का एक बेंच बना दिया, लाहौर में बेंचेस बन गए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, यानी आपने अदालती निज़ाम को कंट्रोल कर लिया जो एक चेक था। जो कानून नाफिज करने वाले इदारे, इनका सियासत से तो कोई ताल्लुक होना ही नहीं चाहिए। मुल्की दिफा का मामला है तो उसमें सीनियरिटी के उसूल को देखा जाता, लेकिन नहीं, सियासतदान इस कुर्सी को इस्तेमाल करता है और उसने भरपूर तरीके से किया। हम अपने कानों से सुनते थे, यहाँ पर नून लीग वाले जो अपनी छातियाँ ना चौड़ी करके कहते थे कि देखें जी बाऊजी एक बार फिर आर्मी चीफ का जो है वो इंतखाब करने जा रहे हैं। तो ये बड़ी हार्श रियलिटीज़ हैं, ये सियासतदान की वजह से है।
जो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना चाहता है। एक इदारा बचा था पाकिस्तान की अदालतों का, आपने उसे भी खराब कर दिया। और आप देखें ये जो कुछ हुआ है ना, अगर यहां पर जस्टिस मंसूर या कोई और जज बैठा होता ना, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, कम से कम एक वजन, एक खौफ होता, वो सुमोटो लेता ना लेता, लेकिन एक खौफ जरूर होना था कि जब हम ये सब कुछ करेंगे पाकिस्तान की सड़कों पर तो हमें अदालतें बुला सकती हैं। यहां पर ज्वाइनी अदालत का सरबराह है जिसके पास खुद नोटिस का इख्तियार है, वो कहता है कि हमारे सामने दरखास्त नहीं है, हमने आंखें बंद की हुई हैं, जहां से हम देख रहे हैं वहां सब कुछ अच्छा है। और आप जिस तरह निहत्तों पर गोली चलाई गई उसके ऊपर अदालतें खामोश हैं। तीसरा पिलर जो था वो भी आपने गिरा दिया। तो ये पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। मैंने ज़रूरी समझा क्योंकि ये वो बात कर रहे थे तो इस पर थोड़ा सा आपको माजी के हवाले भी आपको दिए जाएं। केपी असम्बली का अहम तरीन इजलास हुआ और स्पीकर कौमी असम्बली बाबर सलीम सवाती की कहते हैं कि आर्टिकल 16 इस मुल्क के बाशिंदों को पुरअमन एहतजाज का हक देता है, लेकिन हमारे ऊपर जो अवामी एहतजाज के निकले तो इदारों और मुक्तदा हलकों ने उन्हें कुचला। स्नाइपर और SMGs पर इसराइल और फ़लस्तीन वाली तारीख दोहराई। नहती अवाम पर डी चौक इदारों ने राइफल्स का इस्तेमाल किया। कारकुनान को गाड़ियों के नीचे रौंदा गया। नमाज पढ़ते नौजवान को कंटेनर से नीचे फेंक दिया गया। देखिए सर, ये जो BBC है ना, ये इसका मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है। ये हमारी ट्रू रिप्रेजेंटेशन भी नहीं करता। एज अ ब्रिटिश सिटीज़न अगर आप मुझसे पूछें कि यहाँ पर क्या कम्युनिटीज़ की नुमाइंदगी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी करती है, तो मैं आपको कहूँगा नहीं करती। और जो इनका डाइवर्सिटी जो क्लॉ है उसके अंदर एक आधा प्रोग्राम आपको बरसों के बाद मिलेगा कि हाँ हम इस तबके की भी नुमाइंदगी करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ख़ास तबके की नुमाइंदगी करते हैं उन्होंने, यानी ये उस, मैं आपको मीडिया के बारे में बता रहा हूँ, उसने वो जो स्टोरी थी ना कंटेनर वाली, जिसपे जो एक आदमी जो है वो नमाज पढ़ रहा है और पीछे से एक रेंजर वाला आता है और उसे, दो ने शर्म कर ली, एक को शर्म नहीं आई, उसने धक्का दे दिया। अब उसके बाद क्या हुआ किसी को कुछ मालूम नहीं, वेयर अबाउट्स उसके अननोन है। तो ये उस मीडिया पर ही खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान के मीडिया पर। तो स्टैंडिंग ऑर्डर से मैंने एक टेलीविजन चैनल पे फ़ोन किया, मैंने उन्हें कहा कि आपने ये वीडियो देखी है? उन्होंने कहा भाईजान बात भी ना करें। मैं कहा क्यों? हुक्म है, समझ जाएं। तो ये पाकिस्तान की जर्नलिज्म है। जो कोशिश कर रहा है उसके ऊपर आपने आइस डाल दी और कहा कि ये देखें क्या कर रहा था। आज पाकिस्तान के हामिद मीर साहब को जी क्रेडिट जाता है। सहाफ़ियों पे जब भी इस किस्म का जुल्म हुआ उन्होंने ज़रूर अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद की। और मुझे याद है सवात के अंदर मूसा एक रिपोर्टर था जी जियो का, जिसे शहीद कर दिया गया। आई वॉज देयर। हमारे ऊपर भी हमले हो चुके हैं जी, मेरे और मेरी टीम के ऊपर मुतादिद दफ़ा हमला हुआ। जिस होटल में हम ठहरे हुए थे उसको उड़ाने की कोशिश की गई, अल्लाह ताला ने हमें बचा लिया। तो ये सब चीज़ें हमने देखी। उस वक्त भी हामिद मीर साहब जो थे वो आए, जनाजे में शरीक हुए। आवाज़ मैं उस वक्त से हामिद मीर साहब को जो है इस हवाले से हमेशा इनको क्रेडिट देता रहा कि इन्होंने सहाफ़ियों के लिए आवाज़ जो है वो ज़रूर बुलंद की है। मतीउल्लाह जान के साथ जो कुछ हुआ, साकिब बशीर ने आकर पूरी अपनी कहानी जो है वो बताई है। लेकिन पाकिस्तान का जो मीडिया है वो आपको ये तमाम कहानियाँ जो है नहीं बताता। बहुत मुश्किल हालात हैं, इसके बावजूद किसी शख्स का ऐसे माहौल में खड़ा होना, मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी बात है। 3 दिन के शोक का ऐलान कर दिया गया है KP के अंदर। और दूसरी जो असम्बलीज थी वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने की बात की जा रही है। देखें, एक बात आपने याद रखनी है, गवर्नर राज के ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है, लेकिन किसी जमात को बैन करना, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी का बहुत अहम किरदार होगा। माजी में इन्होंने ये काम किया लेकिन उन्हें इसकी कीमत अदा करना पड़ी एंड देन दे रियलाइज कि उनसे गलती हुई। चूँकि व्यूअर्स याद रखनी है आपने ये बात, ये वक्त बदलते हुए ना देर नहीं लगता। आज आपको लग ये रहा है कि एक हम बंद गली में खड़े हैं, कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान के अंदर तमाम इदारे, हुकूमत और सब मिलकर ये खेल खेल रहे हैं। तो रास्ता क्या है? और रास्ता ज़रूर निकलेगा। आपको मायूस जो है बिल्कुल नहीं होना, और रास्ता इनकी गलतियों से आपको निकलता हुआ नज़र आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिर्फ एक काम करना है कि आप इन्हें सियासी तौर पर एंगेज करें। चूँकि रियासत ना, जो हमने अभी एपिसोड पिछले 3-4 दिन से देख रहे हैं, उसमें वो तुली हुई है कि जब भी ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा या चढ़ाई की जाएगी तो हम ताकत का इस्तेमाल करके हर चीज़ को उल्टा कर रख देंगे। तो आपको
फॉल्ट लाइंस दरियाफ्त करनी है। ये फॉल्ट लाइंस क्या है ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूं, लेकिन बीबीसी की स्टोरी क्या कह रही है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और डॉक्टर्स क्यों रोए। बीबीसी के मुताबिक 24 नवंबर को पीटीआई के हजारों मुजाहिरीन रावलपिंडी के जिला अटक में दाखिल हुए। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन के साथ नरम रवैया अख्तियार किया गया, तहम मुजाहिरीन ने पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की, असलहे का बेदरेक इस्तेमाल किया। अब ये देखें जी, मुजाहिरीन के साथ नरम रवैया अख्तियार किया गया, तहम मुजाहिरीन की तरफ से ये बात कही गई। मुजाहिरीन में शामिल तरबियत याफ्ता अफराद ने महारत से पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया। ये कौन कह रहा है जी? एक आरपीओ रावलपिंडी साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बीबीसी क्या कह रहा है ये मैं आपको कंपैरिजन एक बता देता हूं। अस्पताल के रिकॉर्ड के मुताबिक 26 नवंबर की शाम कम अज कम ऐसे 3 अफराद की लाशें मौजूद थी जिन्हें गोलियां लगी थी, और इनमें से 2 की हलाकत भी अस्पताल में ही हुई। एक डॉक्टर ने यह भी दावा किया कि पुलिस हुकाम ने उन्हें मैयतें वुरसा के हवाले करने से रोका। बीबीसी को पॉलीक्लिनिक में कम से कम 3 डॉक्टर्स ने बताया कि शाम से ही दर्जनों कारकुनान अस्पताल लाए गए जिन्हें गोलियां लगी। हमारे पास कम से कम 45 और 55 के दरमियान ऐसे शहरी लाए गए जिन्हें गोलियां लगी। अच्छा, मैं आपको ना एक बात आगे बता दूं। मुझे ना कल एक दोस्त ने कहा कि देखें जी, ये यंग डॉक्टर्स हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से इनका बड़ा एक सॉफ्ट कॉर्नर है, तो लिहाजा ये सब झूठ है। अच्छा, जो भी यंग होगा ना उसे आप तहरीक इंसाफ के खाते में डाल दें, जो सच बोलेगा उसे भी तहरीक इंसाफ के खाते में डाल दें कि यार जनाब ये सब प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लेकिन लोग ये बातें क्यों कर रहे हैं? फिर ये जो नंबर्स हैं ये मैं भी आपको बता देता हूँ आगे चल के, बड़े हैरानकुन और खौफनाक नंबर्स हैं। पॉलीक्लिनिक और पिम्स के डॉक्टर्स ने कार्रवाई के खदशे की वजह से नाम जाहिर ना करने की शर्त पर यह बताया कि वो इस बारे में बात नहीं कर सकते। तहम एक डॉक्टर ने ऑपरेशन की रात के हवाले से बात करते हुए बताया कि उन्होंने आज तक एक रात में इतनी जो सर्जरीज हैं वो कभी भी नहीं की, और जितने ऑपरेशंस एक रात में इससे पहले कभी नहीं उन्होंने किए। पॉलीक्लिनिक में एक डॉक्टर ने कहा कि बाज़ जख्मी इस कदर तशवीशनाक हालत में थे कि हमें मौका ही नहीं मिला कि हम उन्हें एनेस्थीसिया देते, इसका इंतज़ार किया जाता, बेहोश करते। हमने क्या किया जी, उनकी जो सर्जरीज थी वो शुरू कर दी, और बहुत से मरीज ऐसे थे जिनका खून जो है वो बहुत ज़्यादा बह चुका था। पॉलीक्लिनिक में एक डॉक्टर ने कहा कि बाज़ जख्मी इस कदर तशवीशनाक हालत में आए कि मैं आपको बता नहीं सकता। एक डॉक्टर ने यह भी कहा कि हमारे पास रश इस कदर ज़्यादा था कि हमने एक बेड पर दो सर्जरीज की और गोलियां निकाली। जो मैंने रात को यहाँ देखा वो मैं कभी भी भूल नहीं सकता। और फिर कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं कि लोग ये कहानियाँ बताते हुए, ऑब्वियसली इंसान हैं जी, दरिंदे तो नहीं है ना कि पत्थर का दिल तो नहीं है कि कोई खामोश हो जाए। अजहर मशवानी ने इस हवाले से कुछ फिगर्स कलेक्ट किए, चूँकि लतीफ़ खोसा। अच्छा, ये भी बड़ा एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ कि जो लोग शहीद हुए हैं ना, अपना केस सही तरह प्रेजेंट करें खुदा के लिए, इनकी डिटेल्स निकालें। ये लोग कौन है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कम से कम ये काम तो कर सकती है ना, ताकि आपका केस प्रॉपरली उसको इस्टेब्लिश किया जा सके। लतीफ़ खोसा आता है, जनाब 278 लोगों को मार दिया गया। फिर उसके बाद जवेद हाशमी साहब आए, उन्होंने 450। सर गोलियां चली, बहुत चली, कोई से इनकार नहीं करा। हमें सोचना ये चाहिए कि अगर आप ये फिगर्स निकाल लें और लोगों से राब्ता करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों राब्ता नहीं कर सकती? करें। अजहर मशवानी ने काम किया, आप भी करें, और लोग वॉलंटरली अपनी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दें। क्योंकि जो गवाहियाँ आ रही हैं, और सिर्फ अगर कहा यह जाए कि ऐसा हुआ और इस चीज़ को इस्टेब्लिश ना किया जा सके, दिखाया ना जा सके, जनाजे जो हुए 1, 2, 4, 5 ये जनाजे उठाए गए हैं, और इसके ऊपर तहरीक इंसाफ ने अपनी ये फिगर्स भी जारी की हैं। अजहर मशवानी साहब के मुताबिक, अच्छा 28, रऊफ हसन साहब ने 28 का कहा कि 28 लोगों के हमारे पास ना डिटेल्स आ गई। ये बहुत ख़तरनाक बात है। ये इतनी ख़तरनाक बात हो गई कि इसके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाया जा सकता है कि यहाँ पर किस किस्म के लिए हथियार जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अजहर मशवानी ने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो ये कहते हैं कि मुबीन मलिक एबटाबाद से ताल्लुक़ है। एबटाबाद से जो हमारे दोस्त हैं वो इसे कंफर्म भी कर सकते हैं। मुबीन मलिक एबटाबाद में कोई अगर जनाजा हुआ, एबटाबाद एक बहुत बड़ा शहर है, मैं ऐसे ही जो मतलब ऑब्वियसली कोशिश हमारी ये है कि इसकी कंफर्मेशन वहाँ से भी आए और लोग बताएं। इफ़ यू आर लिसनिंग फ्रॉम एबटाबाद ज़रूर बताइएगा।
शांगला से तारिक खान साहब है, आई नो शांगला वेरी वेल। वहाँ से भी जी तारिक खान साहब के बारे में बताया जाता है कि वो शहीद हो गए। मलिक सदर अली हैं, इनका ताल्लुक मर्दान से है, वो उन्हें शहीद कर दिया गया। मोहम्मद अली चारसद्दा से इनका ताल्लुक है, उन्हें शहीद कर दिया गया। अनीस सत्ती कोटली सतिया से इनका ताल्लुक था, इनका तो जनाजा जी मैंने खुद देखा। मोहम्मद अलियास इस्लामाबाद से हैं। मोहम्मद सरदार शफीक खान हैं, डेरा गाजी खान से इनका ताल्लुक है। अब्दुल रशीद किला सैफुल्ला से हैं। अहमद वली मोहम्मद बशीन से हैं, और इनमें से कम से कम 5 शहदा की आबाई इलाकों में तदफीन भी हो चुकी है। शाहिद खाकान अब्बासी, ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, द एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने कहा जी कि मर्दान में जनाजे हुए 3 मुजाहिरीन की गवाही तो मैं आपको दे सकता हूँ। तो ये अगर 3 लोगों की गवाही, चलें छोड़ दें, हम नहीं कहते कि कितना बड़ा मैसेकर हुआ क्या हुआ, चलें आपकी बात को मान लिया जाता है, हालांकि ये मैसेकर बहुत बड़ा हुआ। हमें जलियांवाला की बात जो है ना वो याद एक दोबारा, वो सीन जो हमारे सामने आ गया, किसी ने वीडियो भी शेयर की हुई थी। सर 3 लोगों की जानें चली गई, क्या ये पाकिस्तानी नहीं थे? ये पाकिस्तान इनका नहीं है? और इनकी शहादत हो जाए तो आप उन्हें शहादत ना कहें, कहें कि ये दहशतगर्द थे, चढ़ाई करने आए थे, लिहाजा इनका यही मकाम है। कोई इंक्वायरी नहीं होगी, कोई FIR नहीं काटी गई, कहीं पे कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमें बताया जाता है कि देखें ये दहशतगर्द आए और सब कुछ हुआ। गोलियों से भूना गया लोगों को। पिम्स के अंदर जो कुछ हो रहा था, मोतीउल्लाह जान दिखाने गया, आपने उसके ऊपर नशा डाल दिया, मंशियात डाल दी, और उसकी गवाही भी आ गई। राना सनाउल्लाह ने कहा कि सब झूठ है, और IG साहब को इसके ऊपर जवाब देने। सर IG आपका है, वो इनका नहीं है, किसी और का नहीं, IG आपके अंडर आता है, दें जवाब, पूछें उनसे। और राना साहब ये कह रहे हैं कि लोगों की मैयतें पहुंची हैं, जनाजे भी हुए हैं, नंबर्स को ज़्यादा बढ़ाना प्रोपेगेंडा है। ये नून लीग के अंदर से गवाही आ रही है, और वो क्या कह रहे हैं वो आपके सामने है। तो मैं तहरीक इंसाफ के दोस्तों से ये ज़रूर कहूँगा कि नंबर्स को इकट्ठा करें, और खुदा के लिए अपनी जो पार्टी के अंदर, जिस तरह आपके बयानात नहीं मिलते ना आपस में, लीड कौन करेगा किसी को कुछ पता नहीं है, उसी तरह इन नंबर्स को एक कंसेंसस डेवलप करें। ये नहीं हो सकता कि आप सोशल मीडिया के हवाले कर दें, आपको ये नंबर्स निकालने चाहिए। वो 1 है या 1000 है, ये आपका केस होगा। आपने अच्छा इनका भी कसूर नहीं है, चूंकि डायरेक्शन नहीं है ना। इनके पास इतनी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि जब वो रावलपिंडी के कमिश्नर ने कहा ना ये इलेक्शन सारा फेक है, ये धरना दे देते, निकालते लोगों को, बैठ जाते। आपने उस सब भी ऐसा नहीं किया। तो ये देर कर देते हैं हर काम के अंदर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर तनकीद हो रही है जी, बात लंबी हो रही है, लेकिन मैं ये ज़रूर कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर कर दूं। और बताया जाता है कि सलमान अकरम राजा को बुशरा बीबी ने कहा कि आप के मैं डी चौक थी, तुम कहाँ थे? सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ, पार्टी और इमरान खान को जवाब दे हूँ, वो किसी और को नहीं। और सलमान अकरम राजा ने इस तलखलामी के बाद इस्तीफ़ा दे दिया। बुशरा बेगम ने सियासी कमेटी इजलास में PTA रहनुमा को जो अल्फाज इस्तेमाल किए बेगैरत और बेशर्म भी बोला, और बुशरा बीबी बेगम के इन अल्फाज के बाद सलमान अकरम राजा मुस्ताफ़ी हुए, और मज़ीद रहनुमा भी इस्तीफ़ा देंगे। ये बातें सर आ रही हैं। हामिद रज़ा साहब का इस्तीफ़ा है, उन्होंने ट्वीट भी की। अच्छा, ये इसके ऊपर कंट्रोवर्सी मौजूद है। अब खान साहब से जब भी मुलाकात होगी, इसको वंस फॉर ऑल सेटल डाउन करना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी फॉल्ट लाइंस, ये जो इस जमात के अंदर है ना, बाकी जमातों के अंदर जो हैं, इनको आइडेंटिफाई करना है, और आपने इन फॉल्ट लाइंस के ऊपर हमला करना है सियासी तौर पर। दूसरा हमला नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इनके इख्तलाफात को एक्सप्लॉइट करना चाहिए। सियासत का जवाब जो है वो सियासत से दें, क्योंकि जब सारे चोर इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं ना, तो फिर उनके दरमियान इख्तलाफात को ढूंढा जाता है। एक दूसरे के बारे में ऑब्वियसली आपको लॉबिंग करनी पड़ेगी, इसलिए क्योंकि ताकत और जो लॉन्ग मार्च और बाकी मामला जिस तरह से जोर लगाकर आपने देखा, वो काम नहीं कर रहा। रियासत ने गोली चलाई और फिर उसके बाद कहते हैं कि वो खुद मजलूम है, और जालिम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बना दिया गया। फॉल्ट लाइंस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जी लीडरशिप का बहुत बड़ा मसला है, और तहरीक इंसाफ को एक नई लीडरशिप के साथ जो है वो मैदान में आना चाहिए। खान साहब को ऑब्वियसली वो तमाम जो कंट्रोवर्सीज इस वक्त हमें मौजूदा लीडरशिप में नज़र आती हैं, अगर आप मुझसे पूछें बैरिस्टर गौहर, कम अज़ कम मैं इस बंदे पर तो एतबार इसलिए नहीं कर सकता कि अगर वो मुखलिस भी हो ना, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो मौक़िफ़ है इमरान खान का, ना वो आगे बढ़ा सकता है, ना उसकी अपनी कोई उसकी शख्सियत में कोई ऐसा करिश्मा है
तो तहरीक इंसाफ को इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। एक ऐसी नॉन कंट्रोवर्शियल शख्सियत को तहरीक इंसाफ की बागडोर देनी चाहिए जो हुकूमत के साथ इन फॉल्ट लाइन्स के ऊपर काम भी कर सके और इसके साथ साथ पाकिस्तान के ताकतवर हलकों से बातचीत जो है वो की जा सके। एक बात आप याद रखिएगा कि सारे मफाद के लिए इकट्ठे हुए हैं। जिस दिन इनके मफाद आगे पीछे हुए तो एक दूसरे का साथ नहीं देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर सारे लोग जो हैं वो एक जज्बे के तहत इकट्ठे हुए हैं। तो ये जज्बे और मफादात जो हैं जब वो आपस में टकराएंगे तो जज्बे जीत जाएंगे, मफादात जो हैं वो हार जाएंगे। तो खुदा के लिए फॉल्ट लाइन को जो है तलाश करें। और फिर जर्नैलों को जो पैगाम फजल रहमान ने दिया वो क्या कहते हैं कि मैं जर्नैलों से भी कहना चाहता हूँ कि वर्दी पहनकर और सोने के बिल्ले लगाकर अब ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान को खूबसूरत वतन बना सकेंगे। इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की मुतकब्बर ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान के मफाद परस्त तबके और सियासतदानों को कहना चाहता हूं कि अब आपके बस में पाकिस्तान की खुशहाली नहीं है। अब तुम रियासत से हट जाओ। हम इंशाल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह के फजल करम से खुशहाल और मुस्तहकम सरजमीन जो है वो ज़रूर बनाएंगे। अपनी नाकामी को तस्लीम करो। तुम इदारे की कुव्वत गलत इस्तेमाल कर रहे हो और तुम्हारे गलत रविश और गलत हुक्मरानी के नतीजे में आज पाकिस्तान में कदम कदम पर इस्तराब है, खून बह रहा है, हकूक सल्ब हो रहे हैं और कौमों के वसाइल पर कब्जा किया जा रहा है। ये फजल रहमान ने बात कही और ये तहरीक भाई साहब निकालने चले हैं तो इनकी तहरीक भी इन जैसी ही है। इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जर्नैलों को ये पुकारते हैं, ललकारते हैं, इन्हें कोई कुछ क्यों नहीं कहता। इमरान खान जो जेल में बैठा हुआ है उसके ऊपर हर रोज़ जो है एक नया मुकदमा बना दिया जाता है। व्यूअर्स, अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो फॉल्ट लाइन्स वाली असेसमेंट है इस पर आपका क्या ख्याल है, इस पर भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।